गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर, राज्य एवं राष्ट्र की आय। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, आसान भाषा में। देखिए, क्वेश्चन है पहला हमारा, आय। आय या इनकम किसे कहते हैं? देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक मेहनत करता है और उस काम के बदले उसको क्या मिलता है? मेहनताना मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आय कहते हैं। जैसे मानिए जो डॉक्टर है, मास्टर है, ये सब क्या दिमाग से मेहनत कर रहा है, मानसिक मेहनत कर रहा है। जो लेबर है वो क्या मेहनत कर रहा है? शारीरिक मेहनत कर रहा है। तो कहने का मतलब है, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक मेहनत करता है और उस काम के बदले जो उसे मेहनताना मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आय। देखिए परिभाषा, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस व्यक्ति को उसके कार्यों के बदले जो मेहनताना मिलता है, उसे उस व्यक्ति का हम क्या कहते हैं? आय कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, आय पूरा समझ में आ गया। अब देखिए, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। देखिए क्या प्रति व्यक्ति आय क्या है? राष्ट्रीय आय में, किसमें? राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम। क्या समझे हम लोग? राष्ट्रीय आय में देश की राष्ट्र आय में देश की जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। लेकिन जो विकसित देश होगा, जो देश विकसित है, वहां प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? अधिक है। और जो देश विकास अभी कर ही रहा है, यानी विकासशील देश जो है, वहां प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? कम होगा। यानी विकसित देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा और विकासशील देश में प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इसकी सोच लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम क्या है। देखिए, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं हम लोग? राष्ट्रीय आय कहते हैं यानी नेशनल इनकम कहते हैं। आगे देखिए, इसे एनएनपी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनएनपी? नेट नेशनल प्रोडक्ट द्वारा दर्शाया जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि राष्ट्रीय आय को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो एनएनपी के द्वारा। अब देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना का जो प्रयास है, किन्होंने किया था? दादा भाई नौरोजी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था? 1867 से 68 के बीच। ठीक है, 68 में किया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सा पुस्तक है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये अक्सर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा करता है कि कौन सा बुक लिखे थे। में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया बताया था? तभी 20 रुपया बताया था। ठीक है, अब देखिए क्या, इसके बाद कई विद्वानों ने व्यक्तिगत रूप से भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का क्या किया? अनुमान लगाया। कोई दिक्कत है? हम लोगों ने जाना, आय जाना, राष्ट्रीय आय जाना, प्रति व्यक्ति आय जाना। इसके सोच लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है? ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय का संबंध पूरे देश की आय से है। राष्ट्रीय आय का संबंध क्या है? पूरे देश की आय से है। और प्रति व्यक्ति आय का संबंध औसत आय से। कोई दिक्कत है? राष्ट्रीय आय का संबंध पूरे देश की आय से है और प्रति व्यक्ति आय का संबंध औसत आय से। कोई दिक्कत है? अब देखिए, राष्ट्रीय आय के द्वारा देश की कुल आय का पता लगाया जा सकता है।
राष्ट्र आय के द्वारा देश का कुल इनकम का हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। और प्रति व्यक्ति आय के द्वारा देश के लोगों की औसत आय का पता लगाया जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय के द्वारा क्या होता है, देश के लोगों का जो एवरेज जो इनकम है उसका पता लगाया जा सकता है। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय से देश की जनसंख्या को भाग देने पर जो भागफल आता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्र आय की गणना में होने वाली कठिनाई। राष्ट्रीय आय को, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्र आय की गणना में जो कठिनाई होती है उसके बारे में लिखना है। तो पहला देखिए क्या है, आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाई। अब देखिए आंकड़ा को एक जगह एकत्रित करने में क्या होता है, कठिनाई होता है, जो कि राष्ट्र आय की गणना में क्या है, पहला बाधक है। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सही आंकड़ा कभी कभी उपलब्ध नहीं रहता। सही डाटा जो है कभी कभी उपलब्ध नहीं होता है, जिससे क्या होता है, राष्ट्र आय की गणना में कठिनाई उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर जो भी लिखा है सबसे हट के लिखा है। दूसरा है दोहरी गणना की संभावना। दोहरी गणना की संभावना क्या होता है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एक ही वस्तु या सेवाओं की दोहरी गणना कर ली जाती है। एक ही वस्तु या सेवाओं का क्या होता है, दोहरी गणना कर लिया जाता है, यानी दो बार। अब देखिए मूल्यों को मापने में कठिनाई। विभिन्न स्थानों में एक ही वस्तु तथा एक ही सेवाओं के भिन्न भिन्न मूल्य को मापने में कठिनाई होती है। मतलब एक ही वस्तु और एक ही सेवा का मूल्य क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है, अलग अलग होता है, जिससे कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन है, आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है। देखिए जैसे इनकम कम होगा तो गरीबी स्थिति रहेगा, इनकम अधिक होगा तो क्या होगा, स्थिति सुधरेगा। तो वही चीज है, आय का गरीबी से सीधा संबंध है। आय जो है इनकम, उसका गरीबी से क्या है, सीधा संबंध है। जितना कम आय होगी उतनी अधिक गरीबी होगी। कोई दिक्कत, जितना इनकम कम होगा उतना गरीबी अधिक होगा। गरीबी के कारण लोगों में अज्ञानता, गरीबी के कारण लोगों में क्या होता है, अज्ञानता, अशिक्षा आदि बढ़ने लगेगी। गरीबी के कारण लोगों में अज्ञानता और शिक्षा क्या होगी, बढ़ने लगेगी। लोगों का जीवन स्तर निम्न होता जाएगा। लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो दिन पर दिन क्या होता होगा, निम्न होता जाएगा। तथा पूंजी की कमी हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, पूंजी का कमी हो जाएगा, क्योंकि पूंजी रहेगा तभी तो कोई बिजनेस कर पाएंगे। जिससे गरीबी और भी बढ़ती जाएगी। जिससे क्या होगा कि गरीबी और भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसकी सोच लीजिए आप लोग। सारा क्वेश्चन पूरा अट्रैक्टिव लिखा रहे हैं, पूरा आसान लिखा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जो भी बच्चे अपने वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों के बीच शेयर करें, जिससे उनको बेहतर नॉलेज मिल सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। ठीक है, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत है। अब देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी में प्रोफेसर पीसी मालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। क्या किया, एक राष्ट्रीय आय समिति का क्या किया, गठन किया, जिसका उद्देश्य भारत की राष्ट्र आय के संबंध में, जिसका उद्देश्य क्या था, भारत के राष्ट्र आय के संबंध में अनुमान लगाना। समिति का क्या उद्देश्य था कि राष्ट्र आय के संबंध में क्या करना, अनुमान लगाना। ठीक है, इस समिति ने अप्रैल 1951 में, कब, अप्रैल 1951 में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपनी क्या दिया, पहला रिपोर्ट दिया। इसमें सन 1948 से 49 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपए बताई गई।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए अगला देखिए, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? देखिए क्या है, एक देश की सीमा के अंदर, एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समय अवधि, किसी भी दी गई टाइम पीरियड समय अवधि, प्रायः एक वर्ष में उत्पादित, प्रायः एक साल में जो प्रोडक्ट बनता है, समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का क्या है? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद या शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में क्या अंतर है? दोनों में अंतर क्या है? देखिए पहला सकल राज्य को समझिए। सकल राज्य घरेलू उत्पाद देखिए क्या है, राज्य की सीमा के अंदर, राज्य की सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, इसमें सभी क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सम्मिलित होता है, सम्मिलित रहता है। इसमें क्या होता है? सभी वस्तु और सेवाओं का मूल्य क्या होता है? सम्मिलित रहता है। ठीक है, ये तो था हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। ये क्या है भाई? सकल राज्य घरेलू उत्पाद में से खर्च के मदों को, या जो खर्च हो गया यानी व्यय के मदों के बाद, घटाने के बाद प्राप्त किया जाता है, इस पर राज्य का प्रति व्यक्ति आय तथा उसका लाइफ स्टाइल, जीवन स्तर निर्भर करता है। कोई दिक्कत है? प्रति व्यक्ति आय जो है लाइफ स्टाइल बहुत डिपेंड करता है, यानी पर कैपिटा इनकम जैसा होगा उसी प्रकार क्या हो जाएगा, लाइफ स्टाइल में चेंजिंग आएगा। अब देखिए कुछ कुछ जीडीपी का विस्तृत रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ये क्वेश्चन ऑनलाइन में पूछता है। एनएसएसओ का विस्तारित रूप नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ये आपका एक नंबरिया क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है जीएनपी का विस्तृत रूप ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा होती है? तो देश के राष्ट्रीय आय का मानक निर्धारण करने वाली संस्था, जिसको डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। व्यवसायिक गणना क्या है? व्यवसाय मतलब सुन के ही लग रहा होगा बिजनेस। जब व्यावसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यावसायिक गणना विधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए शुद्ध उत्पत्ति किससे कहते हैं? राष्ट्रीय आय वास्तव में देश के अंदर पूरे वर्ष में उत्पादित, पूरा वर्ष में जो उत्पादित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध उत्पत्ति कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के कार्य, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है उसके क्या कार्य हैं? देखिए भारत में सांख्यिकी विभाग यानी स्टैटिस्टिक्स विभाग जो है के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय, किसका? राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? राष्ट्रीय आय के लिए उत्तरदायी है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की सहायता करता है। ठीक है, अगला देखिए क्या, कुल राष्ट्रीय उत्पाद का पता कैसे लगाया जाता है? कुल जो राष्ट्रीय उत्पाद है उसका पता कैसे लगाया जा सकता है? ध्यान सुनिए। सकल घरेलू उत्पाद में देशवासियों द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तुओं, देशवासियों के द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, और सेवाओं के मूल्य को जोड़ दिया जाता है। यानी देशवासियों द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है, जोड़ कर दिया जाता है। तथा विदेश द्वारा देश में उत्पादित वस्तु के मूल्य को क्या कर देते हैं हम लोग? घटा देते हैं।
ठीक है, इसी से किसका पता चल जाता है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद का। ठीक है, अगला देखिए, राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का सही मूल्यांकन क्यों जरूरी है। अब इसका मूल्यांकन करना जरूरी है क्यों सही, देखिए राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को के संग्रह के क्रम में यह आवश्यक होता है कि पूरे राष्ट्र के लिए एक ही मापदंड क्या किया जाए, एक ही मापदंड अपनाया जाए, जिससे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति के सही मूल्यांकन किया जा सकेगा, इसीलिए ऐसा किया जाता है। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, समाज का आर्थिक विकास कब संभव नहीं हो पाता। समाज का जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो कब संभव नहीं होता है, ध्यान सुनिए। जिस अनुपात में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही हो, जिस अनुपात में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही हो, उसी अनुपात या उससे अधिक अनुपात में अगर जनसंख्या में वृद्धि हो, उसी अनुपात में अगर पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही हो, तो समाज का आर्थिक विकास नहीं बढ़ सकता। अभी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगा फिर क्या होगा, आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। फिर भी इन परिस्थितियों के बावजूद यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो लोगों के आर्थिक विकास में वृद्धि साधारण तौर पर देखा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर। ठीक है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, इसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन कौन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा। ठीक है, ऐसे जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों से, एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्यों से लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में देखिए, वर्ष भर में मतलब एक साल में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। कोई दिक्कत है, इसकी गणना की प्रमुख 5 विधियां। कितना विधि है इसका गणना का, 5 विधि है। पहला है उत्पादन गणना विधि। देखिए उत्पादन गणना विधि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए राष्ट्र के व्यक्तियों की आय यानी इनकम उत्पादन के माध्यम से यानी प्रोडक्शन के माध्यम से अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त होता है। इसकी गणना जब उत्पादन के योग द्वारा किया जाता है तो इसे उत्पादन का क्या कहते हैं हम लोग, गणना विधि कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादन की गणना विधि कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आय गणना विधि। देखिए जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्र आय की गणना की जाती है, राष्ट्र के व्यक्तियों के आय के आधार पर राष्ट्र आय की गणना की जाती है तो आय गणना विधि कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे आय गणना विधि कहते हैं। दूसरा है व्यय गणना विधि। खर्च, प्राप्त की गई आय व्यक्ति अपने उपयोग के लिए व्यय भी करता है। अब आय है तो व्यय भी होगा ही। ठीक है, इस विधि को व्यय गणना विधि कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यय गणना विधि। कमाए तो आय, खर्च कर दिए तो व्यय। मूल्य आय विधि क्या है भाई, उत्पादित की हुई वस्तुओं के मूल्य विभिन्न परिस्थिति में व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रयासों से बढ़ जाते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में क्या होता है, व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रयास से क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में मूल्य आय की गणना विधि कहते हैं, मूल्य आय की गणना विधि कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्यवसायिक गणना विधि क्या है भाई, बिजनेस। जब राष्ट्र आय गणना व्यवसायिक संरचना के आधार पर किया जाता है, राष्ट्र आय की गणना व्यवसायिक संरचना के आधार पर किया जाता है तो इसे व्यवसायिक गणना विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यवसायिक गणना विधि कहा जाता है। कोई दिक्कत, इसकी सोच लीजिए। देखिए इस प्रकार इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने करा दिया है। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें जिससे उनको बेहतर नॉलेज हो सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।